Hello friends, good morning. Welcome to our channel Target with Lallan Sharma. Today we will discuss about electromagnetic induction. आइए देखते हैं। तो आज विद्यार्थी फिजिक्स का चौथा यूनिट शुरू हो रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। तो इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब किसी वायर में करंट फ्लो करता है तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। तो अब जो है इस चैप्टर में हम इसका उल्टा अध्ययन करने वाले हैं कि मतलब यहां मैग्नेट की सहायता से इलेक्ट्रिक बनाया जाएगा। तो इसका उल्टा यहां होने वाला है। तो उस कड़ी में हम लोग पहला हेडिंग जो अध्ययन करेंगे वो है मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में देखा जाए, उसका डिफिनेशन पहले देखा जाए। द टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर थ्रू ए सरफेस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ये इस टाइप का केस है। मान लेते हैं इस टाइप से यहां मैग्नेटिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलर किसी सरफेस से पास करती हैं जो, और उसी संख्या को कहा जाता है मैग्नेटिक फ्लक्स। तो द टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइन मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन, द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर थ्रू ए सरफेस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। हाँ, तो इसको कुछ और समझा जाए, इसकी फील लिया जाए। देखते हैं पहला फिगर देखते हैं यहाँ पे। तो पहले फिगर में मैग्नेटिक फील्ड लाइन दिखाया गया है। ये एरिया का कोई सरफेस है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ 5B = 5 लिखा है। 5 लिखा है इसलिए कि प्लेन के परपेंडिकुलर गुजरने वाला मैग्नेटिक फील्ड 1 2 3 4 5 ही है जो प्लेन के क्या है परपेंडिकुलर गुजर रहा है। तो यहां मैग्नेटिक फ्लक्स क्या लिखा है 5 लिखा है, क्योंकि इसका डिफिनेशन है द टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर थ्रू ए सरफेस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। अब यहां देखते हैं, अब इसका कंडीशन लेते हैं, बढ़ा घटा के कुल देखते हैं क्या किया जाए। तो यहां लिखा है आफ्टर इंक्रीजिंग बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को बढ़ाया गया है। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड का मान इंक्रीज किया गया आफ्टर इंक्रीजिंग बी का मान बढ़ाने पर। बाकी एरिया क्या है सेम, एरिया सेम। तो एरिया सेम है, सेम एरिया का है, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ गया। अब देखते हैं तो इसके परपेंडिकुलर गुजरने वाली फील्ड लाइन जो होगी इस टाइप से, वो कितनी हो गई, वो हो गई 8। तो देख रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का मान इंक्रीज करने से मैग्नेटिक फ्लक्स का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। मतलब फील्ड लाइन और पास हो गई। ये है। अब देख रहे हैं इससे गुजरने वाली मैग्नेटिक फील्ड, तो ये है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 फील्ड लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर गुजर रही हैं, तो इसका मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया 8। तो ये मेन फिगर है। इसका पहला कंडीशन है फील्ड को इंक्रीज करने से मैग्नेटिक फ्लक्स का मान क्या करता है, इंक्रीज करता है। अब इसकी दूसरी कंडीशन देखते हैं, आफ्टर इंक्रीजिंग एरिया ए। अब की बार सेम यही फिगर है, सब कुछ सेम है, लेकिन ये एरिया बढ़ा दिया गया है। एरिया क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। सेम यही फिगर यहां है, लेकिन अब की बार एरिया जो है बढ़ाया गया है। मैग्नेटिक फील्ड वही, फील्ड ये वाला है, यही तरह है। अब एरिया जब हम बढ़ा दिए तो जो ये बाहर वाला फील्ड लाइन था ये भी क्या गया, ये भी सरफेस के परपेंडिकुलर गुजरने लगा। अब टोटल में फील्ड लाइन परपेंडिकुलर जा रहा है। तो हम देख रहे हैं यहां पर, तो यहां पे टोटल 10 फील्ड लाइन थी। तो टोटल अब इतना एरिया बढ़ा दिए कि टोटल मैग्नेटिक फील्ड इससे परपेंडिकुलर गुजरने लगा। तो ऐसी दशा में अब मैग्नेटिक फ्लक्स 5B = हो गया 10। तो अब हम देख रहे हैं कि जब एरिया बढ़ा देते हैं तब भी क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स का मान इंक्रीज करता है। 2 कंडीशन हो गया। तीसरा देखते हैं, तीसरा ये थीटा पर भी डिपेंड करता है। थीटा का मान आफ्टर इंक्रीजिंग थीटा। तो एक चीज और देखना है, इसमें सबसे कीमती चीज वही थीटा ही है आपका। अगर इस टाइप से मैग्नेटिक फील्ड लाइन गुजर रहा है तो आप पढ़े होंगे एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर प्लेन के परपेंडिकुलर
आउटवर्ड होता है 2D में। हाँ, आउटवर्ड होता है और इधर भी होता है, दोनों तरफ प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, वर्टिकली अपवर्ड या वर्टिकली डाउनवर्ड, आप इस टाइप से पढ़े होंगे। लेकिन यहां एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन वाला लिया जाएगा, डायरेक्शन वाले प्लेन पर परपेंडिकुलर लिया जाएगा, ध्यान दें। तो यहां पे एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा, वो तो बदल नहीं सकता। एरिया वेक्टर हमेशा तल के परपेंडिकुलर इस टाइप से लिया जाएगा, एक एरिया वेक्टर हो गया। और एरिया वेक्टर उसी डायरेक्शन में लिया जाएगा जिधर मैग्नेटिक फील्ड की दिशा होगी। हाँ, लेकिन यहां पे एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच एंगल थीटा बन रहा है। तो थीटा बन रहा है तो वो थीटा का वो कंपोनेंट लिया जाएगा जो एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में होगा। यहां पे एरिया वेक्टर, इस केस में एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में है, फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है, तो इनके बीच एंगल जीरो था। तो अब ये तल जो है, अब ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के बीच जो एंगल है थीटा है। तो हम जो है मैग्नेटिक फील्ड का वो कंपोनेंट लेंगे जो एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में हो। तो इसका अगर कंपोनेंट हम लोग लेना चाहें तो इसका कंपोनेंट आपका एक ये हो जाएगा, क्या ये इसका कंपोनेंट बी कास थीटा जो एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में हो जाएगा। इसका एक कंपोनेंट हो जाएगा बी साइन थीटा जो तल के ऐसे पैरेलल स्पर्श करते हुए निकल जाएगा। एक तो यहां होगा इस डायरेक्शन में जाएगा बी कास थीटा, एक ऐसे निकल जाएगा ऊपर से। तो बी साइन थीटा वाला कंपोनेंट मैग्नेटिक फ्लक्स में कोई योगदान नहीं करता है। तो यहां आप देखिए, तो ऐसे केस में ये बहुत ज्यादा भीड़ होगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन बहुत ज्यादा संख्या में है। मान लेते हैं एक छोटा सा एलिमेंट, एरिया एलिमेंट ले लेते हैं, उससे एरिया एलिमेंट के परपेंडिकुलर डीए वेक्टर ले लिए, उससे गुजरने वाली मैग्नेटिक फील्ड ये है, तो उसकी सहायता से टोटल हम फाइंड करना चाहेंगे। हाँ, तो यहां लिखा है आफ्टर इंक्रीजिंग थीटा। तो पहले यहां थीटा क्या था, इन दोनों में थीटा 0 था, थीटा बढ़ गया है। थीटा बढ़ गया मतलब एरिया वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल इंक्रीज कर गया है। तो पहले फिगर से हमें ये पता फाई बी प्रोपोर्शनल क्या हो रहा है, बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड का मान बढ़ाने से फ्लक्स इंक्रीज करता है। दूसरे फिगर से ये पता चला कि एरिया का मान बढ़ाने से मैग्नेटिक फ्लक्स का मान बढ़ता है। तीसरे फिगर से हमें यह पता चला फाई बी प्रोपोर्शनल क्या, कास थीटा, मतलब कास थीटा का मान बढ़ाने से, कास थीटा अगर ज्यादा रहेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स ज्यादा आएगा। और कास थीटा ज्यादा कब रहेगा, जब एरिया वेक्टर और बी वेक्टर के बीच 0 डिग्री का कोण रहेगा। तो जैसे यहां है एरिया वेक्टर बी वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो 0 है, तो cos 0 का मान 1 होता है। तो ऐसी दशा में फ्लक्स का मान बहुत ज्यादा होगा। हाँ, इसका डेरिवेशन के लिए हम इसको उतार लेते हैं ताकि इसका कंप्लीट हमारा हो जाए। तो अब देखते हैं, हाँ, तो एरिया एलिमेंट से गुजरने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स फाई बी इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी, या इसका विस्तार करेंगे तो बी डी ए कास थीटा हो जाएगा, बी डी ए कास थीटा। और यहां पे हमारा बी कास थीटा क्या है, वो कांस्टेंट है। बी कास थीटा मैग्नेटिक फील्ड का वो कंपोनेंट जो एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में होता है वही लिया जाएगा, केवल वही रिस्पॉन्सिबल है मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए। तो अंदर बचा क्या, डीए। तो डीए का 1 का इंटीग्रेशन कैपिटल ए होगा, या कहा जाएगा टोटल एरिया अब आ जाएगा। तो ऐसी दशा में जो फाई बी बराबर आ रहा है बी कास थीटा इंटू पूरा एरिया आ रहा है, या इसी को कहा जाता है फाई बी इक्वल टू बी ए कास थीटा। या इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म इसे लिखा जाता है फाई बी इक्वल टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। ये आपको जानना चाहिए। तो मैग्नेटिक फ्लक्स
फाइव बी इक्वल टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। अब ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स के संबंधी स्पेशल केस, यूनिट, डायमेंशन वगैरह का अध्ययन हमें और करना है। आप इसे पहले कॉपी कर लीजिए। हाँ फ्रेंड्स, आगे देखा जाए तो हमारा आया है फाइव बी इक्वल टू बी ए कास थीटा, वेयर थीटा इज द स्मॉल एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड ए वेक्टर। ध्यान दें, तो ये सबसे जरूरी है थीटा का ज्ञान, क्योंकि इस टाइप के प्रॉब्लम में थीटा ही आपको परेशानी में डाल सकता है। तो थीटा का ये ज्ञान आपके पास होना चाहिए कि बी वेक्टर और ए वेक्टर के बीच का एंगल, छोटा वाला कोण जो होता है वही आपका क्या होता है। जैसे ये एरिया वेक्टर हो गया और ये हो गया बी वेक्टर, और ये अभी हम लोग फिगर बनाए थे और ये हम बताए थे कि ये क्या है, बी साइन थीटा। हाँ, तो ये कंपोनेंट हो जाएगा बी कास थीटा, अभी हम लोग बनाए थे। तो यहां ये देखना है आपको, अगर वो कह दे कि प्लेन मैग्नेटिक फील्ड के साथ, कोई प्लेन मैग्नेटिक फील्ड के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाता है, तो ये 30 डिग्री आपको नहीं लेना है, ये 30 डिग्री आपको नहीं लेना है। आपको लेना ये है कि कोई प्लेन अगर मैग्नेटिक फील्ड, कोई प्लेन ये वाला जो हम लोग अभी बनाए थे, ये वाला फिगर, तो अगर कोई प्लेन मैग्नेटिक फील्ड के साथ 30 या 60 डिग्री के एंगल बना रहा है, तो हमारा वो ये वाला थीटा नहीं होगा। तो ऐसी दशा में अगर ये वाला थीटा है तो ये वाला कितना आएगा, 90 माइनस थीटा। तो हमारे थीटा के लिए हमें ये चीज लेना होगा। ध्यान दें, अगर कोई प्लेन मैग्नेटिक फील्ड के साथ किसी कोण पर है तो हमें एरिया वेक्टर और बी वेक्टर के एंगल के लिए उसे 90 में से क्या करना होगा, घटाना होगा। तो न्यूमेरिकल के लिए ये चीज आप सतर्क रहेंगे कि वो जो है एंगल किसके बीच दिया हुआ है। ध्यान दें। हाँ, अब स्पेशल केस में हमको ये समझना है, फॉर गिवन एरिया फ्लक्स विल बी मैक्सिमम व्हेन थीटा इक्वल टू 0, व्हेन थीटा इक्वल टू 0। तो कास थीटा इक्वल टू 1 होता है थीटा इक्वल टू 0 पर, और ये कास का क्या होता है, मैक्सिमम मान होता है। थीटा इक्वल टू 0 का मतलब ये होता है कि इस टाइप से मैग्नेटिक फील्ड लाइन गुजरेंगी तो यहाँ इस डायरेक्शन जाएंगे, और एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस डायरेक्शन में आ रहा है, एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में है। या कहा जाए बी वेक्टर और ए वेक्टर पैरेलल हो या उनके बीच का एंगल 0 डिग्री हो, तो ऐसे केस में फ्लक्स का मान क्या होता है, मैक्सिमम होता है। जब प्लेन परपेंडिकुलर होगा किससे, एरिया वेक्टर से और बी वेक्टर से, तो ऐसी दशा में मैग्नेटिक फ्लक्स का मान अधिकतम होगा। तो ज्यादा एलियन प्लेन के चक्कर में आपको नहीं पढ़ना चाहिए। आपको जो ध्यान देना चाहिए वो एरिया वेक्टर और बी वेक्टर, हमेशा ध्यान देना चाहिए इनके बीच में कितना एंगल है। तो एरिया वेक्टर बी वेक्टर भी जब एंगल 0 रहेगा तो फ्लक्स का मान क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा। यस, दूसरे कंडीशन में फॉर गिवन एरिया फ्लक्स विल बी मिनिमम व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90, तो काश 90 इक्वल टू 0, तो फाइव मिनिमम 0 आएगा। हाँ, कास 90 का मान 0 होता है, ये इसका मिनिमम वैल्यू तो नहीं है, लेकिन फ्लक्स के लिए वही हमारा क्या है, मिनिमम है। अब इसे आप देखिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे है, चलिए कोई बात नहीं, एकदम तल के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइन, और एरिया वेक्टर भी यही था इनिशियल कंडीशन में। अब जो है इसको हम घुमाना शुरू कर दिए 90 डिग्री, ऐसे ऐसे फ्लक्स का मान घटना शुरू कर दिया। अब जब ऐसे कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री घूम गया। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे था तो स्पर्श करके ऐसे निकल जाएगा, लेकिन हमको मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए वो चीज चाहिए जो इसको परपेंडिकुलर क्रॉस करे, परपेंडिकुलर क्रॉस करिए। मैग्नेटिक फील्ड का वो कंपोनेंट चाहिए जो प्लेन के परपेंडिकुलर आर पार जाए, इस टाइप से उधर जाए। इस समय एरिया वेक्टर और बी वेक्टर एक ही डायरेक्शन में, थीटा 0, तो थीटा 0 अब जो है, अब घुमाएंगे तो एरिया वेक्टर इधर जा रहा है, एरिया वेक्टर और इधर जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच एंगल बढ़ रहा है, तो अब हो गया 90। अब 90 हो गया तो मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया मिनिमम। अब 90 हो गया, अब फिर अगर आप बढ़ाना चाहते हैं, फिर इसको और घुमाना चाहते हैं, तो ऐसे केस में फिर क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर, एरिया वेक्टर इधर, फिर उनके बीच एंगल जो है परिवर्तित होने लगेगा, और जब एकदम परपेंडिकुलर वाला केस आ जाएगा तो इस समय एरिया वेक्टर बी वेक्टर का मान क्या हो जाएगा, सुन। तो थीटा इक्वल टू 180 यहां करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि फ्लक्स नेगेटिव तो होगा नहीं, क्योंकि ये जो है संख्या है,
नंबर ऑफ फील्ड लाइन है। हाँ, तो इतनी जानकारी के बाद अब हम लोग देखेंगे यूनिट एंड डायमेंशंस। यूनिट एंड डायमेंशंस, यूनिट एंड डायमेंशंस, यूनिट एंड डायमेंशंस ऑफ 5B। हाँ, 5B का यूनिट देखते हैं। तो SI यूनिट, SI यूनिट, इसका जो फार्मूला है 5B इक्वल टू क्या, BA। तो यहां से यूनिट क्या हो जाएगा, B का यूनिट हो जाएगा टेस्ला, टेस्ला, एरिया की यूनिट मीटर, मीटर स्क्वायर, या शॉर्ट में TM स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। अथवा इसी को कहा जाता है, B का एक यूनिट ये भी है कि वेबर बटे मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर, और एरिया का क्या होगा, मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो इसे वेबर भी कहा जाता है, वेबर, या इन शॉर्ट में WB कहा जाता है। तो ये चीज यहां पे ध्यान दें, ध्यान दें, जो साइंटिस्ट के नाम पे होता है, हाँ, साइंटिस्ट के नाम पे जो पहला अक्षर होता है वो स्मॉल लेटर में लिया जाता है, जो कैपिटल लेटर में लिखते हैं हम लोग उसे जब शॉर्ट में लिखते हैं तो उसे कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, ये चीज ध्यान दें आप। तो ये SI यूनिट हो गया, और CGS यूनिट भी होता है इसका, CGS यूनिट, CGS यूनिट, CGS यूनिट में होता है मैक्सवेल, मैक्सवेल, या शॉर्ट में MX कहा जाता है। ध्यान दें, CGS में मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट होती है मैक्सवेल, शॉर्ट में उसे MX कहते हैं। MX साइंटिस्ट का नाम है, तो जाहिर पहला लेटर स्मॉल लेटर में लिखना चाहिए, और शॉर्ट में लिखने के लिए पहला कैपिटल होना चाहिए, ये नियम के अंतर्गत आता है। हाँ, एक चीज और जानना है आपको, और एक वेबर बराबर 10⁸ मैक्सवेल। तो ये भी आपकी जानकारी में होना चाहिए। तो ये तो हो गया यूनिट। अब हम थोड़ा डायमेंशंस पर गौर करेंगे, इसका डायमेंशंस देखते हैं क्या होगा। डायमेंशंस के लिए हम यहां देखते हैं, तो 5B इक्वल टू BA है, और B इक्वल टू होता है क्या, F/I/L इंटू A। अभी तो ये फार्मूला है, ये कहां से आया, ये होता है F बराबर बिल साइन थीटा। तो थीटा वो डायमेंशन लेस होता है, तो उसको नहीं लिख रहे हैं, तो यहां तो हम ये फार्मूला लिखते हैं। अब इसके बाद जो है डायमेंशंस पर गौर करते हैं। यहां B के स्थान में क्या है, F/I/L, वही यहां लिखा है। डायमेंशंस के लिए फोर्स का डायमेंशन लिखते हैं, तो mL⁻², और एरिया का डायमेंशन L स्क्वायर हो गया, एम्पियर का A हो गया, नीचे L हो गया। अब इनको कंबाइन कर लेते हैं, तो हमें डायमेंशन का पता चल जाएगा। यहाँ L से L कैंसिल हो जाएगा, तो इन ब्रैकेट जो मिलेगा mL², T⁻², 1⁻⁻1, ये है आपका डायमेंशन। यस, तो आपका यूनिट डायमेंशन भी हो गया, आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ फ्रेंड्स, एक न्यूमेरिकल देखा जाए इस कंसेप्ट पर। ए रेक्टेंगुलर लूप ऑफ एरिया 0.06 मीटर स्क्वायर इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड 1.2 टेस्ला with its plane inclined 30 degree to the field direction. Find the flux linked with plane of the loop. हाँ, तो ये देखें, यहां पे जो फिगर में है, जो फिगर में एंगल बन रहा है, वही चीज जो है हमारे लिए ध्यान देने की चीज है।
तो ए वेक्टर आपका इस डायरेक्शन में है और ये बी है। तो जो एंगल हमको दिया हुआ है वो दिया है प्लेन से कितना एंगल बना रहा है, और प्लेन से कितना बना रहा है 30 डिग्री। प्लेन इंक्लाइंड 30 डिग्री टू द फील्ड। तो मतलब प्लेन और फील्ड के बीच का एंगल कितना दिया है ये, तो ये हमारे लिए क्या होगा थीटा। तो यही चीज इसमें सबसे कीमती है। अब ये चीज अगर लड़का ध्यान नहीं देगा तो उससे गलती हो जाएगी। तो गिवन में एरिया इज इक्वल टू दिया हुआ है 0.06 मीटर स्क्वायर, ये एरिया हो गया। और मैग्नेटिक फील्ड हमको दिया है B इक्वल टू 1.2 टेस्ला, ये हमको दिया है। हाँ, थीटा के बारे में यहाँ ध्यान देना, थीटा इक्वल टू 90 माइनस 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 60 डिग्री, ये चाहिए। अब ऐसी दशा में हमें फ्लक्स का ज्ञान चाहिए। तो इसमें जो सबसे जरूरी चीज था वो थीटा था, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो ये चीज चाहिए हमको। तो अब ऐसी दशा में फाई बी इक्वल टू हो जाएगा बी ए कॉस थीटा। अब वैल्यू रखते हैं और आंसर हमें लेते हैं। बी का मान है 1.2 टेस्ला, एरिया है 0.06 मीटर स्क्वायर और ये हो जाएगा कॉस 60 डिग्री। तो 1.2.06 और cos 60 का मान 1/2। तो यहां से ये कट जाएगा, तो 2 से करेगा ये 0.6 आएगा। 6 गुणे 6 36 हो गया और 3 अंक पे दशमलव लगेगा, यहां आ जाएगा। और इसका जो यूनिट होगा वेबर। तो 0.036 वेबर। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ फ्रेंड्स, देखा जाए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब मेन चैप्टर पे आ गए हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डिफिनीशन पढ़ने से पहले फैराडेज एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन पर गौर करते हैं। तो पहले कुछ ऑब्जर्वेशन देखेंगे, तब जाके इसकी डिफिनीशन पर हम लोग ध्यान देंगे। तो ऑब्जर्वेशन में ये है कि ये पहले कॉइल वाला ऑब्जर्वेशन देखेंगे 3 या 4, उसके बाद तब मैग्नेट और कॉइल वाला देखेंगे। उसके आधार पर हम इसके डिफिनेशन पर तब गौर करेंगे। तो आइए देखते हैं पहला। तो पहला ये है कि एक मैग्नेटिक फील्ड है बी, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और इसमें कोई लूप रखा हुआ है, कंडक्टिंग कॉइल है, ये कंडक्टिंग कॉइल है। तो पहला काम हम जो करते हैं इसमें, इफ मैग्नेटिक फील्ड बी एलोन इज चेंजिंग देन करंट इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल। अगर हम मैग्नेटिक एलोन चेंजिंग, एलोन मतलब अकेला बी केवल चेंज कर रहे हैं, तो हम देखते हैं इस कॉइल में इंड्यूस्ड करंट उत्पन्न हो जाता है। उसका नाम दे देते हैं आई डैश। इंड्यूस्ड करंट उत्पन्न हो जाता है। इंड्यूस्ड करंट ये किस डायरेक्शन में उत्पन्न होता है, इस पर आप मत जाइए। डायरेक्शन हम ऐसा क्यों बनाए हैं इसकी जानकारी आपको बाद में हो जाएगी, अभी डायरेक्शन में मत जाइए। अभी ये ध्यान दीजिए, जब हम देखते हैं जब मैग्नेटिक फील्ड बी एलोन इज चेंजिंग देन करंट इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल। तो इस कॉइल में जबकि कोई करंट वगैरह कुछ भी नहीं था, तो उसमें क्या उत्पन्न हो जाता है, करंट, इंड्यूस्ड करंट उत्पन्न हो जाता है, प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। ध्यान दें, तो ये चीज आपको ध्यान देना चाहिए। अगर बी में कोई चेंजिंग नहीं करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड भी सेम है, कॉइल भी सेम कंडीशन में, कोई चीज बदलाव नहीं होता है, तो कोई इंड्यूस्ड करंट उत्पन्न नहीं होता है। ध्यान दें। अब दूसरे फिगर पर हम गौर करते हैं। इफ एरिया ए, दूसरे कंडीशन, पहले में हमने मैग्नेटिक फील्ड चेंज किया, अब के में एरिया को चेंज करते हैं। इफ, इसके बारे में देखा जाए, इफ एरिया ए alone is changing, then current is induced,
इंड्यूस्ड इन द कॉइल। यस, देखते हैं। अब दूसरे प्रयोग में हम देखते हैं कि अब की बार मैग्नेटिक फील्ड एलोन एरिया एलोन इज चेंजिंग, मतलब केवल एरिया चेंज हो रहा है, बाकी मैग्नेटिक फील्ड क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है। इस सेंटेंस से यही लग रहा है। तो अब देखते हैं एरिया चेंज का मतलब ये जो कंडक्टिंग कॉइल है ये छोटा बड़ा हो जाए। चेंजिंग का मतलब ये होता है जब छोटा बड़ा हो जाए तो हम देखते हैं इसमें क्या हो रहा है, इंड्यूस्ड करंट उत्पन्न हो जाता है। तो बी के चेंज करने से इंड्यूस्ड करंट उत्पन्न हुआ और एरिया के चेंज करने से उत्पन्न हुआ। एक तीसरा केस देखते हैं। एक तीसरा केस ये है कि मैग्नेटिक फील्ड में कोई कॉइल रखा हुआ है, कंडक्टिंग कॉइल है। अब ये जो है एरिया चेंज ना होकर ये थीटा चेंज हो जाता है। ये इस टाइप से रखा हुआ है और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड है, तो ये एक्सिस के परिधि रोटेट हो रहा है इस टाइप से। थीटा एंगल चेंज होने से इसमें क्या उत्पन्न हो जाता है, यहां भी इंड्यूस्ड करंट उत्पन्न हो जा रहा है। इफ एंगल थीटा, बाकी सब लोग सेम है। इफ एंगल थीटा एलोन is changing, then current is induced in the coil। अब हम देख रहे हैं कि अगर करंट अगर थीटा यहां से चेंज करते हैं तो हम देख रहे हैं तभी इंड्यूस्ड करंट उत्पन्न हो रहा है। तो अब तो आ गया तीन चीज। एक मैग्नेटिक फील्ड के चेंज करने से लूप में इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हुआ, एरिया के चेंज करने से इंड्यूस्ड करंट उत्पन्न हुआ और एंगल के चेंज करने से भी यहां देख रहे हैं इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो रहा है। तो इन तीनों को मिलाकर आपको कुछ नया नहीं मिल रहा है। तो इन तीनों को मिलाकर आपको जो रिजल्ट मिल रहा होगा वो मिल रहा होगा फाई बी। फाई बी इक्वल टू क्या होता है, बी ए कॉस थीटा। तो इसका मतलब इन तीनों के स्थान पर हम ये नहीं कह सकते कि बी के चेंज होने से, ए के चेंज होने से, थीटा के चेंज होने से कहने के बजाय तीनों पर एक ही चीज कहें, फ्लक्स में चेंज हो रहा है, फ्लक्स में चेंज हो रहा है। क्योंकि बी के चेंज होने से भी फ्लक्स चेंज होता है, एरिया के चेंज होने से भी फ्लक्स चेंज होता है और थीटा के चेंज होने से भी cos थीटा के चेंज होने से भी फ्लक्स क्या होता है, चेंज होता है। तो एट लास्ट यहां पे हम लोग अगर कहना चाहें अलग से, एट लास्ट we can say that magnetic flux is responsible for induced current, इससे क्या पता चला, इससे ये पता चल रहा है अंत में चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स जिम्मेदार है। हाँ, तो एट लास्ट वी कैन से दैट मैग्नेटिक फ्लक्स, वी कैन से दैट चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंड्यूस्ड करंट। यस, क्योंकि बी के चेंज करने से मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। एरिया के चेंज होने से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाएगा और थीटा के चेंज होने से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाएगा। थीटा तो अब आप यहां देखिए इस टाइप से ये रोटेट करेगा, इस टाइप से रोटेट करेगा। मैग्नेटिक फील्ड ए है, तो जब ये मैग्नेटिक फील्ड यूं रहेगा और प्लेन आपका इस टाइप से रहेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स सबसे ज्यादा होगा। जब ये रोटेट करेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स घटने लगेगा। जब 90 डिग्री घूम जाएगा तो फ्लक्स जीरो हो जाएगा। तो इस टाइप से जीरो कभी हीरो,
कभी कम कभी ज्यादा होता रहेगा, तो उतार चढ़ाव की वजह से क्या हो जाता है, आगे की और कहानी होगी। ध्यान देना यह है आपको कि फैराडेज एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन ये मैग्नेटिक फ्लक्स के मैग्नीट्यूड को हमको बताता है। ये डायरेक्शन के बारे में हमको जानकारी नहीं देता है। डायरेक्शन के बारे में जानकारी आगे लेंज साहब से हमको मिलेगा, तो आपको उसके लिए डायरेक्शन के लिए वेट करना होगा। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ फ्रेंड्स, देखा जाए फैराडेज एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन में अब की बार कॉइल और मैग्नेट का ऑब्जर्वेशन। यस, इसे देखने से पहले एक चीज समझ लिया जाए। इससे पहले वाले फिगर में जो हम लोग कॉइल वाला बनाए थे, तो इससे पहले इस टाइप से था। अगर ये अपने एक्सिस पर इस टाइप से रोटेट करे तो क्या होगा, इंड्यूस्ड करंट होगा, प्रोड्यूस होगा। अगर ये कॉइल अपने एक्सिस पर रोटेट करे इस टाइप से, ये कॉइल ऐसे अपने एक्सिस पे इस टाइप से रोटेट करे, ये मैग्नेटिक फील्ड है इस टाइप से, तो कॉइल इस टाइप से केवल अपने स्थान पर रोटेट करे, तो क्या इंड्यूस्ड करंट होगा? तो इंड्यूस्ड करंट यहां पे नहीं होगा, क्योंकि फ्लक्स में चेंज नहीं हो रहा है। क्योंकि ये कॉइल अगर ऐसे ऐसे रोटेट करता है एक्सिस पे, तो जितनी फील्ड लाइन अंदर जा रही है उतनी ही हमेशा रहेंगी। फील्ड लाइन में, मैग्नेटिक फील्ड में, एरिया में, एंगल में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है, तो फ्लक्स में चेंजिंग नहीं होगा। ऐसी दशा में इस केस में इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस नहीं होगा। ध्यान दें। बहरहाल अब हम चलते हैं फैराडेज के मेन एक्सपेरिमेंट पे जो उन्होंने किया था। हाँ, तो इससे पहले जो हम लोग पढ़े हैं वो कूलाम का नियम था। तो वहां पे क्या था, वहां पे जो करंट अब तक मिला, इलेक्ट्रिक करंट हम लोग कहते थे, वो डीसी करंट था। अब इस चैप्टर में जो हम लोग घुसे हैं, तो यहां पे आपको एसी करंट अब मिलने वाला है। अब तक जितना हम प्रयोग किए साइक्लोट्रॉन को छोड़कर, साइक्लोट्रॉन में एक ओसिलेटर लगा है, वो एसी है, वो बाद में डिस्कवर हुआ है, खोज हुआ उसकी। उसके बाद कहीं हमने प्रयोग नहीं किया। अब जो है एसी करंट की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। ध्यान दें, उसका देखें तो अब की बार यहां लिए हैं एक, हाँ, कुंडली कॉइल है और ये मैग्नेट है। तो अगर मैग्नेट एट रेस्ट पे है, V इक्वल टू 0 है, तो नो डिफ्लेक्शन, तो इसे कहा जाता है जीरो मार्क। इसे क्या है, गैल्वेनोमीटर में ये वाला मार्क कहा जाता है जीरो मार्क। अगर भाई चुंबक और कॉइल रेस्ट पे है, तो ऐसे केस में कोई डिफ्लेक्शन इसमें गैल्वेनोमीटर में नहीं होगा। गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन ही बताता है केवल। ध्यान दें। अब दूसरा इसका ऑब्जर्वेशन देखते हैं। अगर हम मैग्नेट के नॉर्थ पोल को कॉइल की ओर v वेलोसिटी से ले आते हैं, तो हम देखते हैं डिफ्लेक्शन टू द राइट ऑफ जीरो मार्क। जो गैल्वेनोमीटर है हमारा, ये सीधे पहले खड़ा था, तो क्या है, राइट की तरफ, दाहिनी तरफ क्या कर जाता है, झुक जाता है। तो भाई इसका मतलब है कि मैग्नेट के आने से क्या हुआ होगा, फ्लक्स चेंज हुआ होगा। और फ्लक्स चेंज कैसे होगा, आप देखिए, जब मैग्नेट नजदीक आएगा तो इससे गुजरेंगी, इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइन गुजरेंगी, तो जैसे नजदीक आएगा तो फील्ड लाइन इंक्रीज करेंगे तो फ्लक्स चेंज होगा। फ्लक्स चेंज करने की वजह से इसमें इंड्यूस्ड करंट उत्पन्न हुआ। तीसरे फिगर पर गौर करते हैं। तीसरे फिगर में अब की बार फिर यही कॉइल से मैग्नेट के नॉर्थ पोल को दूर ले जा रहे हैं v वेलोसिटी से, तो डिफ्लेक्शन टू द लेफ्ट ऑफ द जीरो मार्क। जीरो मार्क से इसका डिफ्लेक्शन अब की बार क्या होगा, जब दूर ले जाते हैं तो ये इधर की ओर डिफ्लेक्ट करता है। तो मतलब इंड्यूस्ड करंट यहां भी उत्पन्न हुआ। कैसे उत्पन्न हुआ, जब पास ले आए होंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा गुजर गई होंगी इससे, अब दूर ले जा रहे हैं तो कम हो रहा है, मतलब चेंजिंग अभी हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है। फ्लक्स चेंज करने की वजह से इसमें इंड्यूस्ड करंट आया होगा। तो जानकारी पहले इकट्ठा कीजिए, सब आपको आगे मिलेगा। हाँ, पूरी कंप्लीट जानकारी यहां नहीं हो पाएगा। तो ध्यान दें, तो यहां फ्लक्स चेंज हो रहा है, इसीलिए इंड्यूस्ड करंट उत्पन्न हुआ। तो अब देखते हैं क्या होता है। अब की बार साउथ पोल को ले आते हैं। जब साउथ पोल को लाया गया तो डिफ्लेक्शन टू द लेफ्ट ऑफ जीरो मार्क। जब साउथ पोल को कुंडली के कॉइल के समीप ले आएंगे v वेलोसिटी से, तो यहां फिर साउथ के कारण फिर यहां मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होने से फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होने से इंड्यूस्ड करंट उत्पन्न हुआ होगा। ये तो प्रैक्टिकली है भाई, राइट आया है क्या, क्यों, कैसे, इसके डायरेक्शन के बारे में हम लोग लेंज वाले नियम में इसका
विधिवत स्टडी करेंगे। फिर देखते हैं पांचवें केस में। पांचवें केस में यह है कि अब की बार यही वाला केस है, लेकिन अब की बार मैग्नेट को बहुत तेजी से ले आते हैं। जब बहुत मैग्नेट के नॉर्थ पोल को तेजी से ले आते हैं इसी कॉइल में, यहां देखिए आपने वी वेलोसिटी इसलिए आपकी वेलोसिटी दुगना कर दी। दुगना स्पीड कर देने की वजह से क्या हुआ, मोर डिफ्लेक्शन टू द राइट ऑफ जीरो मार्ग। इसका मतलब अब की बार जो हल्का सा सुई यहां विक्षेप हुई थी वो और ज्यादा डिफ्लेक्ट हो गई। इसका मतलब इंड्यूस्ड करंट और ज्यादा उत्पन्न हुआ होगा। हाँ, तो इस सबसे हमें एक चीज और आपको बताना है, इनके बीच जो सबसे जरूरी शब्द है कि इनमें कौन मोशन करेगा, कॉइल की मैग्नेट। मैग्नेट ही केवल मोशन करेगा, ये मैग्नेट केवल मोशन नहीं करेगा, इनके बीच मोशन होना चाहिए। मतलब फ्लक्स परिवर्तन होना, फ्लक्स चेंज होना चाहिए। वो चेंज केवल मैग्नेट के मोशन करने से होता है, या केवल कॉइल के मोशन करने से होता है, या दोनों के मोशन करने से क्या होता है, फ्लक्स में चेंज होता है। फ्लक्स में चेंज होना चाहिए। कौन मोशन करता है इससे हमसे कोई लेना देना नहीं है, ध्यान दे। तो इसका मतलब इंड्यूस्ड करंट उत्पन्न हो रहा है, इसका मतलब हम लोग फ्लक्स चेंज करते रहे, अपने घर पे फ्लक्स चेंज करते रहेंगे जल्दी जल्दी, तो इंड्यूस्ड करंट उत्पन्न होता रहेगा। और इंड्यूस्ड करंट जैसे ही आप रेस्ट पे आएंगे, अब जैसे ही चुंबक को रेस्ट पे करेंगे तो करंट आपका खत्म, कोई इंड्यूस्ड करंट नहीं रहेगा। तो आपको रेस्ट पे नहीं आना, फ्लक्स में परिवर्तन करते रहना है और इलेक्ट्रिक एनर्जी पैदा करना है, पंखा कूलर सब चलाते रहना है। तो ये काम हमको क्या करना है, मैग्नेट और कॉइल के बीच जो है रिलेटिव वेलोसिटी लगातार बनाए रखना है। चाहे जो मोशन करे या दोनों मोशन करे, हमसे नहीं मतलब, उनके बीच फ्लक्स चेंज होना चाहिए। फ्लक्स चेंज होता रहेगा तो मैग्नेटिक इंड्यूस्ड करंट उत्पन्न होता रहेगा। तो यस, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए, इसका डेफिनेशन हम समझाते हैं। हाँ फ्रेंड्स, इसका डिफिनेशन देखा जाए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, तो यहां डिफिनेशन क्लियर है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का डिफिनेशन यहां है, जब कॉइल और मैग्नेट के बीच रिलेटिव मोशन होता है तो फ्लक्स में चेंज होता है। फ्लक्स में चेंज होने से ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, जिसे इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं, जिसे इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं। उसके बाद यदि इफ इंड्यूस्ड ईएमएफ तो हमेशा प्रोड्यूस हो जाएगा, और यदि सर्किट क्लोज है, बंद है, तो ऐसी दशा में उसमें एक करंट उत्पन्न होता है। ऐसी दशा में उसमें क्या उत्पन्न होता है, करंट उत्पन्न होता है, जिसे इंड्यूस्ड करंट कहते हैं, और इसी घटना को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। जब ध्यान दें, जब कॉइल और मैग्नेट के बीच रिलेटिव मोशन होता है तो पहला काम क्या होगा, फ्लक्स चेंज होगा। फ्लक्स चेंज होने से ईएमएफ उत्पन्न होता है। ईएमएफ, ये जिसे आप कह सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, उतार चढ़ाव, ईएमएफ उत्पन्न होता है, जिसे हम लोग कहते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ। और यदि सर्किट क्लोज है तो उसमें एक करंट प्रोड्यूस होता है, जिसे हम लोग इंड्यूस्ड करंट कहते हैं, और इसी फिनोमिना को कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो ध्यान दें विद्यार्थी, ये डिफिनीशन है, इसको आप ख्याल रखेंगे। तो लिखा है डिफिनीशन, whenever relative motion between coil and magnet takes place, an induced EMF produced in coil. If coil is in closed circuit, then current and charge is also induced in the circuit. This phenomena is called electromagnetic induction. तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। तो हाँ विद्यार्थी, आज हमें इतना ही बताना था, और इसके बाद है फैराडे लॉ और आपका है लेंज का नियम, ये अगले वीडियो में होगा। तो आप विद्यार्थी मेहनत से पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।